नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान। वॉइस टीवी के फेसबुक लाइव पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिजल्ट, जैसा कि कोविड-19 की वजह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट था वो देरी से आ गया है। आपको बता दें कि कल जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की यूपी बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। उसी कड़ी में आज हम पहुंच चुके हैं एक स्कूल में, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में टॉप किया है। और इन बच्चों ने किस तरीके से टॉप किया है, क्या रणनीति रखी थी, किस तरीके से शेड्यूल बनाया था, कैसे ये तैयारी करते थे पढ़ाई में। इन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ जिले का, समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। इन बच्चों से हम पूछते हैं और जानते हैं इन्हें कैसा लग रहा है रिजल्ट को पाकर और इनके कितने मार्क्स आए, क्या आए। मेरे साथ बने रहिए। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया है। पहली चीज़ तो मेरी तरफ से, हमारे वॉइस टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आपने इतना अच्छे मार्क्स लाकर ज़िले का, समाज का नाम रोशन किया। तो आपके कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 395 आए हैं। तो आप कौन सी क्लास में हैं? जी, मैंने इंटर किया है इस साल। आपने अपनी तैयारी के समय किस तरीके से रणनीति बनाई थी, शेड्यूल बनाया था? जी, मैंने एक टाइम टेबल के साथ ये पढ़ाई की है और विदाउट कोचिंग मैंने अपना ये एम, जो मेरा मकसद था ये इतने परसेंटेज लाना, वो मैंने अचीव किया है। और मैंने इसके लिए शेड्यूल बनाया, जो कि मैंने 5 से 6 घंटे पढ़ाई की। डेली का मेरा यही है। डेली करते थे आप? जी। तो आपने, जैसा कि आपने बताया, बिना कोचिंग के? जी, विदाउट कोचिंग मैं जब से पढ़ रही हूँ, मैंने आज तक कोचिंग नहीं ली। विदाउट कोचिंग मैं हमेशा से फर्स्ट ही आई हूँ क्लास में। अच्छा। तो अब जैसा कि आपकी नंबर काफ़ी अच्छे आए, आगे आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं आगे चल के एक अच्छा इंग्लिश का प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, इंग्लिश ग्रामर। जी। वो बच्चे जो बोलते हैं कि कोचिंग लेनी चाहिए, आपने जैसा कि बिना कोचिंग के बड़े अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहना मेरे चाहते हैं? यही कहना है कि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो हर जगह पढ़ता है और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। अच्छा। तो इंसान को सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और एक शेड्यूल बनाकर, एक अपने आप में एक वो होने चाहिए कि मेरी खुद से एक जंग है, खुद से मान के चलो। दूसरे से कंपटीशन नहीं है, मेरा खुद से कंपटीशन है। ये मान के चलेंगे ना तो खुद ब खुद इंसान के वही परसेंटेज आएंगे जो वो चाहेगा। मैं नहीं मानती कि कोचिंग वाले बच्चे ही टॉप करते हैं। और भी मैंने कहीं जिले टॉपर देखे हैं, वो भी विदाउट कोचिंग ही ऐसे आए हैं अच्छे परसेंटेज अच्छा के। ये बताइए, आपका जो रिजल्ट आया है, इसके बाद आप किसको श्रेय देना चाहती हैं इसका? जी, इसका क्रेडिट तो मेरे टीचर्स को जाता है, मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने मेरे साथ इतने अच्छे स्कूल में मुझे करा, जहाँ मैंने इतनी अच्छी एजुकेशन पाई। ये मार्क्स सब उन्हीं का ही क्रेडिट है ये। तो किस तरीके से आपके टीचर्स ने, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? मेरे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने हर तरफ से मेरा सपोर्ट किया। मेरे टीचर्स बहुत ही बेस्ट थे, मेरे इंग्लिश के टीचर्स, बाकी सभी टीचर्स मेरे बेस्ट हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे साथ सपोर्ट किया। चलिए, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। इसी के साथ में और बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम में अच्छी सफलता हासिल की है। मैं उन बच्चों से बात करती हूँ। क्या नाम है आपका? जैनब। जैनब, जैसा कि आप कौन सी क्लास में हैं? जी, मैंने इंटरमीडिएट अभी पास करा है इस साल। तो आपकी कितनी रैंक आई, कितनी जी, परसेंट मेरे आई? 378 मार्क्स नंबर आए हैं उसी में, और जैसे कि 78% हो गए कुछ इंटरमीडिएट आपको में। कैसा लग रहा है, आप पास हुए हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से मैंने मेहनत करी थी उसके हिसाब से सही है मेरे, काफ़ी ठीक है, पर जितनी मेहनत करी उसके अकॉर्डिंग नहीं आए। किस तरीके से आपने मेहनत की थी? वही सेल्फ स्टडी, जी। जो हमने स्कूल में तो पढ़ते ही थे। मैं और मेरे फ्रेंड एक ही स्कूल में हैं, तो हम लोग कोई कोचिंग वगैरह तो करते ही नहीं थे। स्कूल में पढ़ना और बाकी अपने घर पर पढ़ना। तो मेरा ज़्यादातर मैं रात में पढ़ती थी कि दिन में मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पाता था, इस वजह से तो सही थे मेरे मार्क्स। आप इतने अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, इसका क्रेडिट किसे देना चाहते हैं? इसका क्रेडिट तो वही मेरे टीचर्स और पेरेंट्स। टीचर्स जिन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत करी, इतने अच्छे से सिखाया, समझाया, और पेरेंट्स जिन्होंने मेरे साथ खड़े रहे, उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट करा। आप नर्वस हो रहे हैं, थोड़ा भावुक हो गए, कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने इतने अच्छे नंबर से पास करके सफलता हासिल की है, परिवार का,
समाज का भी नाम रोशन किया है, आगे क्या करना चाहते हैं आप? जी मैं आगे अभी तो मैं काफ़ी पढ़ना चाहती हूँ, वैसे टीचर की ही सोचती हूँ मैं, गवर्नमेंट टीचर एक, तो उसी के लिए पढ़ना चाहती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और ऐसे ही पढ़ते रहिए। और भी बच्चे हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम खंसा है। आपकी कौन सी क्लास में हैं आप? जी मैंने अभी इंटर किया है। कितनी परसेंट आई है आपकी? मेरी 78% और 389 नंबर। बहुत अच्छी नंबर आए हैं आपके। जैसा कि आपने इस तरीके से इस पढ़ाई के दौरान आपको किन किन समस्याओं का समाधान, मतलब समस्या आई, आपने जब तैयारी की किन किन समस्याओं का आपको देखना पड़ा? जी मैंने अभी विदाउट कोचिंग इंटर किया है और सेल्फ स्टडी की मैंने 6 आवर्स, बट रात जब एग्ज़ाम का टाइम था तब मैंने अपनी स्टडी को 7-8 आवर्स कर लिया था। और मुझे प्रॉब्लम्स तो कुछ नहीं आई क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मा ने मुझको डोमेस्टिक वर्क्स नहीं करवाए उस वक्त इंटर के टाइम, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला मेरे पेरेंट्स से, फैमिली से, टीचर्स से। जैसा कि आप लड़की हैं तो हमेशा ये रहता है कि नहीं भाई बाद में पढ़ लियो, घर के काम कर, इस जी तरीके से। जी मेरी मम्मी ने इस टॉपिक पर मेरा बहुत साथ दिया है और उन्होंने मुझसे कोई डोमेस्टिक वर्क नहीं कराए और मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे पेरेंट्स ने। और आज मैं जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, अपने टीचर्स पेरेंट्स की वजह से। अभी ये हमारा वॉइस टीवी का लाइव चल रहा है, आपको आपके पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, आपके टीचर्स भी देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, एक अच्छा सा मैसेज? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर माय प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली एंड और हमेशा वो खुश रहें। और मैं उनको हमेशा यही कहना चाहूँगी कि वो हमेशा हैप्पी रहें और अपनी लाइफ में आगे अच्छे से रहें। अच्छा, आपने एग्ज़ाम इंटरमीडिएट के बाद क्या करना चाहते हैं आप? जी मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहूँगी क्योंकि इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, सो मैं इंग्लिश का टीचर बनना चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू। और भी बच्चे यहाँ पर हैं, उन बच्चों से जानते हैं कि आखिर उनकी और राय क्या है और रिजल्ट आने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? अलविना। कौन सी क्लास में हैं आप? मैंने अभी 10th किया है। 10th किया है आपने। कितने नंबर आए हैं आपके? 483। आप जब आपने तैयारी की थी तो किस तरीके से आपके सामने चुनौतियां आई होंगी? मेरी पढ़ाई के टाइम तो मेरे पास कोई भी समस्या नहीं अलविना, है। आपका रिजल्ट आया, थोड़ा जोर से खुशी से बोलो ना। मेरी पढ़ाई के टाइम तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। जी। मैंने बेफिक्र होकर पढ़ाई की। अच्छा, पेरेंट्स ने ये मुझे सपोर्ट किया। किस तरीके से सपोर्ट किया पेरेंट्स ने? थोड़ा सा हमारे उन बच्चों को बताइए जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, बताओ। मेरे पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो आगे, जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ो आप। जी। हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। तो आपने इस अपनी जो तैयारी की थी उसकी शेड्यूल, रणनीति कैसे बनाई थी? ज़्यादातर मैं नाइट में पढ़ाई करती थी। नींद नहीं आती थी? नहीं। कभी ऐसा नहीं लगता था कि अरे चलो छोड़ो पढ़ाई, बस सो जाओ? नहीं। लक्ष्य क्या था आपका उस समय? मेरा एम ये है मैं आगे पढूं और कुछ बनूं। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं है एग्जाम है छोड़ो उसे, हम तो सो रहे हैं आराम से। तो कभी ऐसा नहीं लगता था अरे नहीं पढ़ना नहीं है, आराम से नहीं, सो जाओ? कभी नहीं लगा ऐसा तो। कभी नहीं लगा। अच्छा, आगे क्या करना चाहते हो? मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। टीचिंग करना चाहते हो, चलो अच्छी बात है। टीचिंग करने के बाद जैसे आप पढ़े हो वैसे ही बच्चों को पढ़ाओगे? बिल्कुल। सिफारिश लेके तो नहीं बनोगे? नहीं। अच्छा, आपने समाज में, परिवार में सबका नाम बहुत बेटा रोशन किया है। अपने पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं अपने पेरेंट्स के लिए कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मेरे टीचर्स ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जी। और भी यहाँ बच्चे हैं और उन्हीं बच्चों से जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई के समय उनके सामने चुनौतियाँ आई और उन्होंने किस तरीके से उन चुनौतियों का समाधान किया। यहाँ कुछ बॉयज़ भी हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मैं अबू रहरा हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में है आप? जी 10th में, इस साल 10th किया। जी। 481 मार्क्स मेरे आए हैं, 80.16%। इसके लिए मैं अपने प्रिंसिपल साहब, मेरे अकरम मुस्तफ़ा साहब, यूवी सर को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। और वारिस सर, बहुत से टीचर हैं, माहिर सर, उन्होंने हमारी इंग्लिश को बहुत
परफेक्ट बनाया, तो मैं उन सबको बस थैंक्स कहना चाहता हूँ। बेटा, आपने पढ़ाई के समय आपके सामने चुनौतियाँ क्या आई, प्रॉब्लम्स क्या आई थी? जी मैंने अपना अलग रूम बना लिया था घर पर। जी अपने अब्बू से कहकर मैंने अपना अलग रूम बनाकर अपनी सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दिया था। और जैसे स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई की थी, स्कूल में भी सब तैयारी करा दी थी, और अपने सेल्फ स्टडी करके मैंने अपने बोर्ड एग्ज़ाम दिए थे। सेल्फ जैसे स्टडी कि में आप ज़्यादा जोर दिया था। बॉयज़ हैं और इस उम्र में लड़के ये सोचते हैं, अरे नहीं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो और आराम से खेलो, एंजॉय करो, ऐसा नहीं लगता था कभी कभी? जी ये टाइम पढ़ने का होता है। इस साल अगर कुछ नहीं कर सके, 10 से लेकर 12 तक ये 4-5 साल गोल्डन ईयर्स होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ बॉयज़ बहुत से। बढ़िया बात, गोल्डन ईयर, जैसा कि ये बच्चा बता रहा है। और मैं उन सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि ये बच्चे की इस बात को सुने और पढ़ाई पर फोकस करें। यही 4-5 साल से बच्चे अपने फ्यूचर बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। और पेरेंट्स है कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें। मेरे अब्बू मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के मामले में। वो कहती है कि आगे जहाँ भी पढ़ना चाहो, वो भी करना चाहो, अपनी मर्जी से करो, और अपने जहाँ अच्छा लगे, जिस सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट लेकर अपनी कामयाबी हासिल करो। क्या बनना चाहते हैं आप? जी मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। उसके बाद अपने पीछे PhD जो भी हो सकती है मैं पढ़ते रहूँगा, कभी स्टॉप नहीं होऊंगा। मैं आगे तैयारी करते रहूँगा, कुछ ना कुछ। अच्छा अनस, ये बताओ हमें कि आपने पढ़ाई की, कभी कभी कुछ बच्चों के सामने फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और बच्चे ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पेरेंट्स के पास, तो मुझे नहीं पढ़ना। तो पैसा ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई? पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे तो पढ़ाई से कुछ भी कर सकते हैं, पैसे ज़्यादा वो नहीं है। पढ़ कर आप कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आपका ये मानना है कि फाइनेंशियली कंडीशन हो या ना हो, डजंट मैटर, पढ़ाई बहुत ज़रूरी, कैसे जी भी हो सकती है। जी। तो अब समाज का, ज़िले का आपने और अपने उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो पढ़ते नहीं हैं? मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई से ही सब कुछ होता है। पढ़कर वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकती हैं। वरना ये काम हम ये सब तो बंद हो जाता है, वो बेकार है। ये सब पढ़ाई से बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अनस, मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक्स बहुत आपके लिए। दुआएं आपके लिए, आपका उज्जवल भविष्य अच्छा हो। ये वो बच्चे थे जिन्होंने अपना एक एक बच्चे ने अपनी लाइफ लाइन बताई हमें, स्टडी किस तरीके से इन्होंने की थी, कैसे इनके सामने चुनौतियां भी आई थी इन बच्चों के, किस तरीके से इन्होंने उन चुनौतियों को फेस किया, देन पढ़ाई के लिए उन्होंने किस तरीके से रणनीति बनाई थी, एक चेन बना ली थी कि उससे तैयारी की जाए, उससे पढ़ा जाए। और कुछ बच्चों में इनमें ही इतनी अच्छी सोच है इन बच्चों की कि स्टडी टाइम जो होता है वो गोल्डन टाइम, गोल्डन ईयर। अगर पढ़ाई, ज़रूरी नहीं है कि उन फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो या ना हो, ये सब चीज़ें आवश्यक नहीं होती हैं। अगर पढ़ने वाला व्यक्ति है, अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो वो केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ही फोकस करेगा, अदरवाइज वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। तो मेरा भी उन सभी बच्चों से ये निवेदन है, आग्रह करती हूँ मैं कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़िए आप लोग। जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप पढ़े लिखे हैं तो इंसान हैं, वरना एक अनपढ़ व्यक्ति जानवर के समान होता है, जो किसी भी तरीके से अच्छे से ना समाज में बैठ सकता, ना बोल सकता, ना रह सकता। इसीलिए आज मैं इन सभी बच्चों से मिली और इनके मिठाई भी इनको खिला के जाऊंगी, जो इन्होंने इतना अच्छा नाम रोशन किया है। उसी कड़ी में अब हम यहाँ के सर से भी बात करते हैं कि उन्होंने बच्चों को किस तरीके से इतनी अच्छी तालीम, इतनी अच्छी शिक्षा दी, जो उनके स्कूल में टॉपर रहे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम मुस्तफ़ा याकूबी है। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। जैसा कि आपके स्कूल से ये बच्चे जो सफलता को हासिल किया इन्होंने, तो किस तरीके से इन बच्चों का आपने सपोर्ट किया, कैसे इनकी तैयारी कराई, उसके बारे में हमें बताइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं वॉइस टीवी के कि उन्होंने इस मौके पर, जब रिज़ल्ट आउट हुआ है, बच्चों में अलग अलग उत्साह होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए वॉइस टीवी ने ये पहल करी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात, मैं अबू रज़ा हाई स्कूल का मैनेजर हूँ, और इसके लिहाज से कि हमारा ये स्कूल जो है ये तकरीबन 27 साल पुराना स्कूल है,
और सन 2008 में हाई स्कूल की मान्यता हमारे इस अबू हुरैरा हाई स्कूल को मिली और उसके बाद से हम लोगों के यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं तकरीबन 1400 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और ये वो बच्चे हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड्स बहुत ही गरीब परिवार के हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमने ऐसे इलाके में ये स्कूल कायम किया जहाँ पर टोटल लेबर क्लास रहता है और उस इन्वायरमेंट को तालीमी और एजुकेशन को बच्चों तक पहुँचाने के लिए कम फीस लेकर अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना, ये हमारा एक एम और एक ड्रीम था कि हम इस कॉलेज को डिग्री कॉलेज तक पहुंचाएं। और जब कोई बच्चा अपने जो लेबर होता है और कोई मजदूर होता है और वो आकर अपने बच्चे का एडमिशन कराए तो वो फिर बेफिक्र हो जाए कि वो नर्सरी से लेकर डिग्री कॉलेज तक वो एक ही जगह अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो हम लोगों ने इस बात की फ़िक्र हमेशा रखी कि बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप जो आती है वो स्कॉलरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले। 100% उनके पास, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, एजुकेशन महंगी से महंगी होती जा रही है, ऐसे में गवर्नमेंट का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट और स्कूल के मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारा ये तीनों सपोर्ट किसी एक भी स्टूडेंट को मिल जाता है तो वो बच्चा बहुत सर्वाइव करता है, वो स्टूडेंट बहुत आगे जाता है। ये बात सब जानते हैं और सब ये कहते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके लिए जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, उसको डेवलप करना चाहिए। और वो स्कीमें जो गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, जैसे सरकार ने बहुत सारी ऐसी स्कीमें चालू कर रखी हैं, चलाई हैं, और उन माइनॉरिटीज़ के बच्चों को, विशेषकर माइनॉरिटीज़ के बच्चों को ज़रूरत है इस वक्त कि उनको अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिले। मैं ऐसे मौके पर कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल ऐलान किया है कि हम उन बच्चों को जो टॉपर्स हैं उनको 1-1 लाख रुपए का इनाम देंगे, एक लैपटॉप देंगे और उनके नाम से एक उनके घर तक की सड़क भी देंगे। ये बहुत अच्छा उत्साह इसमें बच्चों के अंदर आइंदा और ज़्यादा बढ़ने की चाह पैदा होगी। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन बच्चों की भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उन बच्चों को भी जो 78% या 80% या 75% नंबर लाए, उन बच्चों को भी हम आगे बढ़ाने के लिए, उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके लिए भी कोई ना कोई ऐलान करे ताकि इन बच्चों को भी हौसला अफजाई हो सके। तीसरी बात, जिस माहौल में हमारा ये स्कूल है उस माहौल के लिहाज से वो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जो मज़दूर के बच्चे हैं, बहुत कम फीस देकर पढ़ रहे हैं। बाज़ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोर्स भी नहीं ले पाते हैं, जो महीने की फ़ीस भी, इंस्टॉलमेंट भी नहीं जमा कर पाते। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सपोर्ट किया, हमारे कॉलेज के, हमारे मैनेजमेंट ने, प्रिंसिपल साहब ने, और उस सपोर्ट के बाद अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर इतने सारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बेहतरीन क्वालिटी मिली कि वो सेल्फ स्टडी से वो आज उस अपने कॉलेज का भी नाम कर रहे हैं और अपने शहर का भी नाम कर रहे हैं कि इतने कम टाइम में उन्होंने अपने आप को तैयार किया कि घर के अंदर चूड़ी का काम भी कर रहे हैं और साथ में वो अपनी सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं। इस तरह इन बच्चों ने पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसे बच्चों को आगे लाना, ये वॉइस टीवी का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है और मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जैसा कि आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई दी जाए? देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस इन्वायरमेंट में आदमी डेवलप होता है, पढ़ता है, तो उसकी फिर वैसी सोच डेवलप होती है। हम लोगों ने एक गरीब परिवार से हम लोग भी ताल्लुक़ रखते हैं। धीरे धीरे हम लोगों ने मेहनत करी, एजुकेशन हासिल करी, आज एक हम लोग डिग्री कॉलेज तक के बनाया। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि हम लोग सिर्फ ये चाहते थे कि बच्चों को तालीम मिले। जब तक बच्चों के पास तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, ना वो खुद तरक्की पा पाएगा, ना उसका शहर, ना उसका मुल्क, ना उसका प्रदेश। ज़रूरत इसकी है कि हमारे हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए। कुछ पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली कंडीशन से हम वीक हैं,
तो हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। इस मुद्दे पर, इस टॉपिक पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चे, इसके लिए ही सरकार ने स्कॉलरशिप स्कीमें चलाई हैं। हम और जो लेबर क्लास के बच्चे आ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आप इन स्कूलों में जाइए जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल्स हैं, वहाँ पर वही बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो शहर है ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर सब रोज़ाना कमाते और खाने वाले बच्चे हैं, वो उन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। और वही बच्चे आधे मजदूर बनकर कारखानों में जाते थे। अब ये सोच डेवलप हुई, उनके माँ बाप ने सोचा कि नहीं, अब कम पैसों पर हम गुजारा करेंगे, कम खाएंगे, लेकिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे। और उसके लिए सपोर्ट मिला सरकार का कि सरकार ने ऐसी स्कीमें लाए जिसकी वजह से बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, और उस स्कॉलरशिप के ज़रिए वो आगे पढ़ने के लिए उनके गार्जियन भी तैयार हो गए, और वो बच्चों के अंदर भी हो गया कि पैसे हमें सरकार दे देगी, जिसकी वजह से हम आगे पढ़ सकेंगे। जो बच्चे नहीं भी पढ़ना चाहते थे उनके अंदर भी लेकिन मैं ये इस बात को और ज़्यादा कहना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप के जो तरीका है उसको आसान बनाना चाहिए। वो बहुत टिपिकल हो गया है, बहुत फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, बहुत पेपर वर्क हो गया है, जिसकी वजह से पूरे साल टीचर डिस्टर्ब होते हैं उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। इसकी वजह से बहुत दिक्कत आती है। उसको ताकि हम अच्छे तरीके से बच्चों को कम वक्त में कम फॉर्मेलिटी से उनको स्कॉलरशिप मिल सके। जैसा कि कुछ पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, क्या बोलते हैं कि अरे नहीं, तुम काम करो, पैसा कमाओ। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये सबसे पहले इसकी अहमियत उनको ऐसे दिलाई जाए कि आप जैसे इंसान अगर कहीं अपने आप को दिखाना ये चाहता है कि हम पढ़े लिखे हैं और हम बेपढ़े लिखे हैं, तो उनका फ़र्क उस वक्त होगा जब आप किसी अपने शहर से, उस इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकल कर जाएंगे। तब आपको अपने लाइफ स्टाइल से, आप अपने स्पोकिंग स्टाइल से, आपकी बोलचाल से, आपके रहने से, आपके उठने बैठने से ये फ़र्क महसूस हो जाएगा कि आप क्या सोशल एनिमल हैं या फिर आप सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंसान के अंदर एजुकेशन होगी, इंसान के अंदर का लाइफ स्टाइल अच्छा होगा, उसकी स्पोकिंग स्टाइल अच्छा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ करेगा, वो पूरी कम्युनिटी ग्रोथ करेगी, वो पूरी सोसाइटी डेवलप होगी। और उसके लिए ज़रूरी है जो लोग आज भी जो मजदूरी कर रहे हैं उनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। क्यों? उनकी सोच डेवलप हुई, उन्होंने ये सोचा कि अब पढ़ाई ज़रूरी है। और जाहिर है जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो ना देश का नाम रोशन कर सकते, ना अपने शहर का नाम रोशन कर सकते, ना अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकते। आप हमारे वॉइस टीवी के माध्यम से, जैसा कि हमारा लाइव चल रहा है, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो बच्चों का रिजल्ट आया है, उन सभी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि जितने बच्चे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन आपके माध्यम से ये मैसेज दें कि बच्चों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ अपने एक इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करें, कॉन्फिडेंस पैदा करें कि हम को आगे बढ़ना है। हमारे लिए जितनी भी रुकावटें आएंगी हम उन सब को दूर करके अपने टारगेट को सेट करके उस टारगेट को अचीव करना है। और वो टारगेट जब तक कि हमारा सेट नहीं होगा उस वक्त तक हम उसको अचीव नहीं कर सकते। और टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपना एम बनाना पड़ेगा, अपने फैमिली के साथ बैठकर एम सेट करना होगा कि मुझे करना क्या है इन फ्यूचर। जो बच्चे अपने फ्यूचर को सेट कर लेते हैं और टारगेट बना लेते हैं तो फिर वो बच्चे एफर्ट्स के ज़रिए, बेहतरीन एफर्ट्स के ज़रिए आगे पहुंच जाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। उन सब को मैं मुबारकबाद देता हूं और इस बात के लिए कहता हूं कि ये दौर तरक्की का दौर तभी बनेगा जब हमारा यूथ आगे बढ़ेगा। और यूथ कब आगे बढ़ेगा? जब उसके अंदर टेक्निकल एजुकेशन होगी, उसके अंदर प्रोफेशनल एजुकेशन होगी, उसके अंदर हायर एजुकेशन होगी, तो वो आगे बढ़ता चला जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बच्चे इस पर अमल करेंगे। सर, जैसा कि अभी हम लाइव चल रहा है तो आपके माध्यम से इन बच्चों का मुंह मीठा थोड़ा हो जाए, तो हमारे दर्शक देख रहे हैं। लो बच्चों, सबको खिलाओ। लो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनका मैं यहाँ पर
मुबारकबाद भी देने आई हूँ और उन बच्चों का मुंह मीठा भी कराने आई हूँ ताकि आगे भी बढ़ें। दीजिए बेटा। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि ये वो बच्चे थे जिन्होंने तैयारी की और यहाँ इन बच्चों के साथ थोड़ा मैंने बातचीत भी की और इनको मुबारकबाद भी दिया। और अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलूंगी अगली